इस वीडियो में आप डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के विज्ञान प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2018 में पूछा गया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि वर्ष 2018, वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में पूछे गए डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। दिष्ट धारा मतलब डीसी करंट की बात की जा रही है। पंखा, टीवी और कूलर जो होते हैं वो एसी करंट से चलते हैं और जो टॉर्च होता है वो बैटरी से चलता है, यानी कि दिष्ट धारा का प्रयोग टॉर्च में ही किया जाता है। पहले का ऑप्शन नंबर बी टॉर्च सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है, तो युगलिना को पौधे और जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है। दूसरे का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, चुंबकीय पदार्थ है, तो ऑप्शन नंबर एक लोहा इसका सही उत्तर है। चौथा प्रश्न पूछा गया था, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, तो रेड ब्लड सेल्स का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। चौथे का ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। पांचवे का ऑप्शन नंबर एक सही उत्तर है। बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। छठवां प्रश्न पूछा गया था, खनिज तथा अयस्क से क्या अभिप्राय है, तो खनिज की परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जिनको खानों या फिर मूल स्रोतों से प्राप्त किया जाता है उसे खनिज कहते हैं। और अयस्क की परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं कि ऐसे खनिज जिनमें धातु का निष्कर्षण, मतलब कि जिनसे धातु अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है और कम लागत में प्राप्त किया जा सकता है, उसे अयस्क बोला जाता है। सातवां प्रश्न पूछा गया था, विद्युत के दो सुचालक और दो कुचालक पदार्थों के नाम लिखिए, तो विद्युत के दो सुचालक आप लोग लिख सकते हैं लोहा और तांबा, और दो कुचालक आप लोग लिख सकते हैं रबड़ और प्लास्टिक। आठवां प्रश्न पूछा गया था, यदि पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो जाएं तो जंतु जगत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, पृथ्वी पर जो पौधे होते हैं वो उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं, मतलब कि जो भोजन का मुख्य स्रोत होता है जंतुओं के लिए वह पौधों से ही प्राप्त होता है। तो अगर पौधे समाप्त हो जाते हैं पृथ्वी पर तो पृथ्वी पर से जीव जंतुओं का अस्तित्व भी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। नवां प्रश्न पूछा गया था, खाद्य जाल से क्या समझते हैं, तो खाद्य जाल की परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं जो परस्पर कई स्थानों पर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसकी वजह से एक इंटरलॉकिंग पैटर्न बन जाता है। खाद्य श्रृंखलाओं का यह जटिल रूप एक जाल के रूप का स्वरूप ले लेता है और इसी जाल को खाद्य जाल के नाम से जाना जाता है। 10वां प्रश्न पूछा गया था, मानव के रक्त वर्ग के प्रकार तथा उसमें पाए जाने वाले प्रतिजन और प्रतिरक्षी को भी लिखिए। कुल 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ, और इसमें प्रतिजन की बात की जाए तो जिसे अंग्रेजी में एंटीजन बोला जाता है, तो वर्ग ए में ए एंटीजन पाया जाता है, वर्ग बी में बी एंटीजन, वर्ग ए बी में ए और बी एंटीजन दोनों पाए जाते हैं और वर्ग ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। प्रश्न में आपसे प्रतिरक्षी भी पूछा था, तो जिसे अंग्रेजी में एंटीबॉडी बोला जाता है, तो अगर वर्ग ए की बात की जाए तो इसमें बी एंटीबॉडी पाया जाता है, वर्ग बी की बात की जाए तो इसमें ए एंटीबॉडी पाया जाता है, वर्ग ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है और वर्ग ओ में ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। 11वां प्रश्न पूछा गया था, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा की परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, यानी कि I = Q/T, Q जहाँ पर इसका मात्रक कुलाम होता है और T सेकेंड समय होता है। तो इस प्रकार से विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, कुलाम प्रति सेकेंड, जिसे एम्पियर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका मात्रक भी पूछा गया था, तो एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। बात करेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों की। 12वां प्रश्न पूछा गया था, चुंबक के दो गुण लिखिए। आप कोई भी दो प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। पहला, एक स्वतंत्र चुंबक छड़ सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि चुंबक के आकर्षण की शक्ति मध्य भाग के मुकाबले दोनों ध्रुवों पर अधिक होती है। बात करेंगे 13वें प्रश्न की, प्राथमिक उपचार को परिभाषित कीजिए। इसकी परिभाषा आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि चोट लगने के बाद व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पूर्व किए जाने वाले सहायक इलाज को प्राथमिक उपचार या फिर प्राथमिक चिकित्सा या फिर फर्स्ट एड के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक उपचार पूर्ण रूप से चिकित्सा नहीं होती है, परंतु इससे अस्पताल ले जाने के लिए रोगी की स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। बात करेंगे 14वें प्रश्न की, आवर्त तथा वर्ग से क्या समझते हैं, तो आवर्त सारणी में आवर्त
जो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं उसको आवर्त बोला जाता है। आवर्त सारणी में तत्व पंक्तियों में क्रमबद्ध होते हैं। समान आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक कक्षाओं की संख्या समान होती है। वहीं वर्ग की परिभाषा आपसे पूछा गया था, तो आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उसको वर्ग बोला जाता है। इनकी संख्या 18 होती है। एक वर्ग के सभी तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म समान होते हैं क्योंकि इनके बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। 15वां प्रश्न पूछा गया था, धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए किन्हीं दो विधियों का उल्लेख करिए। संक्षारण को सबसे पहले समझ लेते हैं। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें वायु की उपस्थिति में जो धातु होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसकी वजह से उसके सतह पर एक परत बन जाती है जिसे आम बोलचाल की भाषा में आप लोग जंग बोलते हैं। जो जंग लगता है लोहे पर उसे ही संक्षारण के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि इसको किन विधियों से बचाया जा सकता है। प्रश्न में आपसे दो विधि के बारे में पूछा गया था। तो पहला विधि आप लिख सकते हैं लेपन विधि द्वारा। लोहे पर आप पेंट या फिर पॉलिश करके ऊपरी सतह को वायु से अभिक्रिया करने से बचाया जा सकता है और उस पर जंग नहीं लगेगा। तो सबसे अच्छे विधि यही होता है कि उस पर पेंट का लेप कर दिया जाए। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं शुद्ध धातु का प्रयोग करके, क्योंकि धातु जितना ज़्यादा शुद्ध होगा उसमें संक्षारण की क्रिया उतने ही कम होगी। तीसरा आप लोग लिख सकते हैं मिश्र धातु का प्रयोग करके। किसी धातु को उसकी मिश्र धातु बना करके प्रयोग करने पर इसमें संक्षारण को कम कर सकते हैं। जैसे कि आयरन को मिश्र धातु बनाने के लिए क्रोमियम सबसे उपयुक्त धातु होता है। आयरन में 13 से 15% तक क्रोमियम मिला करके मिश्र धातु बनाई जाती है जो फेराइट स्टेनलेस स्टील कहलाती है। तो इस प्रकार से अब उसमें संक्षारण क्रिया कम होगी। तो इन तीनों में से कोई भी आप दो विधि लिख सकते हैं। 16वां प्रश्न पूछा गया था, विद्युत धारा के खतरों से बचाव के लिए कौन कौन से उपाय आवश्यक हैं, संक्षेप में लिखिए। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। पहला, पावर पॉइंट्स को कभी भी ओवरलोड ना करें। मतलब कि जहाँ पर सॉकेट होता है अगर वो जितने एम्पियर का सॉकेट है उतने ही एम्पियर का प्लग भी उसमें यूज करना चाहिए। कहने का मतलब अगर 5 एम्पियर का सॉकेट है तो आप उसमें 15 एम्पियर वाले या फिर 20 एम्पियर वाले उपकरण का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ओवरलोड नहीं करना है। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं कि गीले या सीलन भरे स्थान पर बिजली के उपकरणों या एक्सटेंशन लीड्स का प्रयोग करने से बचना चाहिए। तीसरा आप लोग लिख सकते हैं कि गीले हाथों से बिजली के किसी भी उपकरण को नहीं छूना चाहिए। पावर पॉइंट्स को हमेशा कवर करके रखना चाहिए। एक सॉकेट में कई प्लग का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। 17वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला पूछा गया था उत्पादक। तो उत्पादक के बारे में आप लिख सकते हैं कि जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, मतलब कि भोजन का उत्पादन करते हैं, उसे उत्पादक कहा जाता है, जैसे कि पेड़ पौधे। दूसरा पूछा गया था उपभोक्ता। तो उपभोक्ता वे जैविक घटक हैं जो स्वपोषी या फिर उत्पादक द्वारा उत्पादित किए गए भोजन का उपयोग करते हैं और कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करते हैं। तीसरा पूछा गया था अपघटक। तो अपघटक वे जीव होते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इनके उदाहरण के तौर पर आप लोग लिख सकते हैं जीवाणु और कवक। तो इन तीनों में से कोई भी दो पर ही आपको टिप्पणी लिखना था, तो कोई भी दो आप लिख सकते हैं। 18वां प्रश्न पूछा गया था, मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 4 अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। सबसे पहले अवशेषी अंग के बारे में जान लेते हैं। तो अवशेषी अंग उन अंगों को कहा जाता है जिनका शरीर में कोई खास कार्य नहीं होता है, फिर भी उनकी उत्पत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी होती चली आ रही है। मनुष्य में अवशेषी अंगों के बारे में अगर बात की जाए तो त्वचा के बाल। देखिए, जब पहले हमारे पूर्वज थे बंदर, तो उनके शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल होते थे, लेकिन धीरे धीरे जब इनका आधुनिक रूप यानी मानव में परिवर्तन हुआ तो भी बाल थोड़े थोड़े शरीर पर रह गए। अब उनका कुछ खास काम नहीं है, फिर भी वो आपके शरीर पर बाल होते हैं। तो त्वचा के बाल भी अवशेषी अंग के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं पुच्छ कशेरुकाएँ। आपकी रीढ़ की हड्डी जहाँ समाप्त हो रही है, नीचे आप देखेंगे तो एक पूंछ टाइप का निकला होता है, छोटी सी हड्डी होती है, उसे पुच्छ कशेरुकाएँ बोला जाता है। इसके अलावा अक्ल दाढ़ भी एक अवशेषी अंग के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा निमेशक पटल आंखों में पाया जाता है, ये भी अवशेषी अंग है मनुष्य का। और इसके अलावा कृमि रूप परिशेषिका भी अवशेषी अंग है मनुष्यों में। तो ये कुछ 4 नाम आप लिख सकते थे। दोस्तों, यहाँ पर आपके 2018
वर्ष में पूछे गए विज्ञान प्रश्न पत्र का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वर्ष 2018, वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में पूछे गए डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।